आज आपके क्लास 10th के परीक्षार्थियों का मैथ का एग्जाम होगा प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में। मैथ में देखिए क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट मतलब कि सेट पैटर्न पे प्रश्न रहता है कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ लेंगे, बस एग्जाम में क्या होगा, अंक जैसे 2 लेकर हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे तो 2 के जगह पर एग्जाम में 3 देगा। तो मैथ में बिल्कुल अभी का जो मैं एक सेट आपको करा रहा हूं इसी पैटर्न पे, कल वाला क्लास तो आप देखे ही होंगे, इसी पैटर्न पे सेम प्रश्न आपका आएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में। बस मान लीजिए प्रथम पाली में कहीं पे 2x आएगा तो सेम पैटर्न पे बनेगा प्रश्न, द्वितीय पाली में उसी को 4x कर देगा, बस आगे गुना भाग करना है। मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का होता है। तो चलिए पूरा प्रश्न करा के और इसी में आगे मैं पूरा चैप्टर 1 से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न देखिए, अगर आपको फार्मूला याद है तो 20 से 25 प्रश्न तो सीधे सीधे आप फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर 1 से 15 तक का फार्मूला एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा अगर समय मिलता है तो। पहले चलिए 1 से 100 तक के प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से जल्दी जल्दी अभी पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व करके जाइएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आएगा सेम, जैसे यहाँ पे प्रश्न है इसी तरह एग्जाम में आएगा, यहाँ पे मान लीजिए अंक चेंज कर देगा, बाकी सब चीज सेम कॉन्सेप्ट है। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ध्यान से समझेंगे, मैथ है, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। करे कि अगर इसका माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। अब माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी माध्य इसका 7 कैसे निकाला होगा, तो कहेंगे सर माध्य होता है संख्याओं का औसत। बिल्कुल सही, अर्थात कि इसने क्या किया था, इन सब संख्या को जोड़ा था, ठीक है, तभी तो माध्य निकला 11 प्लस x, और जितना संख्या उससे भाग दिया 1 2 3 4 5 संख्या 5 से भाग दिया, तब इसका माध्य आया था 7। अब x का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते, इसलिए मैं बोला मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इधर 35 हो जाएगा, ऊपर हम लोग पूरा इसको जोड़ देते हैं तो 5 4 9 9 18 और 11 29 और प्लस में x बराबर 35, या x बराबर सर 35 माइनस 29 बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 6। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमको क्या सीखने को मिला कि माध्य जब भी पूछेगा तो जो भी दिया होगा उसको जोड़कर जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। ध्यान से बस देखकर 2 बार 3 बार देख कर जाइएगा, देखिएगा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति। अब मूल की प्रकृति के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात कि आपको विविक्तर निकालना पड़ेगा, तभी आप मूल की प्रकृति बतला सकते हैं। अब चलिए निकालते हैं, तो b कितना है सर, 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 a कितना है, 4 है, c मतलब आप समझ रहे हैं ना, a क्या होता है जो x स्क्वायर का गुणांक है, b जो x का गुणांक है, c जो कांस्टेंट है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 बराबर 0। जैसे ही d का मान डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर का मान 0 आता है, वैसे ही हम कहते हैं इसके मूल वास्तविक और बराबर है, ठीक है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, आपसे ध्यान से देखेंगे 100 तक, और अगर समय मिलता है तो हम लोग पूरा आपका रिवीजन मैं करा दूंगा फार्मूला का भी। कह रहे 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान बतलाइए। तो अल्फा का मान पहले निकालते हैं, तो 90/3, इधर गुना में था तो भाग में आ गया, अर्थात कि ये कितना हो गया, 30 डिग्री अल्फा का मान। अब साइन 30 का मान सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है, तो 1/2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर देखिए। कह रहे आपसे कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सबको मतलब कि एक को बदल देते हैं, इसको भी ताकि साइन में आ जाए। तो यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही पहले मैं रहने दे रहा हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, और इसको मुझे साइन में लाना है, तो मैं इसको कितना लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थीटा के जगह पर पूरा है 45 माइनस थीटा, तो हमने इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपसे कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, मतलब कि मैं गुना कर दूं तो 45 प्लस साइन थीटा, और माइनस यहाँ पे देखिए साइन कितना हो जाएगा, 90 में से 45 जाएगा तो 45 डिग्री, और फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन 45 कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या आ गया, 0। देखिए कितना आसान प्रश्न था, बस एक चेंज करके आपको आंसर निकाल देना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 5 नंबर, ध्यान से समझते चलिएगा। करें रैखिक समीकरण युग्म के हल, तो हल आपको निकालना है, मतलब इसका आंसर निकालना है। तो किसी भी विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो चलिए सीधे मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर दे रहा हूं, इसमें 2 से गुना कर दे रहा हूं। अब 2 से मैंने गुना किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10x
प्लस 4y बराबर 32। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7x माइनस 4y बराबर 2, इसलिए तो मैं 2 से गुना किया था कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे कट जा रहा है। और 10 7 17x बराबर 34। अब आपको दिखाई दे रहा होगा x बराबर कितना हो जाएगा 17 दूनी में 34। जब x बराबर 2 है तो y का मान किसी में भी x का मान रखे, जैसे इसी में रख दें तो ये हो जाएगा 10 5 दूनी 10 प्लस 2y बराबर 16। या y बराबर, ये प्लस है तो इधर माइनस, तो 6 बटा में 2 अर्थात कि 3। तो ऑप्शन ए इसका भी। देखिए जो ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो रफ अपने को कम से कम यूज करना है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में ही कर लेना है, यानी कि सभी कैलकुलेशन एक भी करेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 6ठा नंबर कह रहा है आपसे त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है 36 है। तो कह रहा है संगत भुजाओं का। देखिए जब भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो उनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 और 49 का 7। ये तो आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन बी। ध्यान से सीखते चलिएगा, बस 2 से 3 बार देख लेंगे आपके दिमाग में किला चाहिए। प्रश्न को ऐसा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। अभी यहाँ पे देखिएगा कह रहे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे पिक्चर से समझिएगा क्लियर समझ में आएगा। ए बी सी में डी समानांतर है बी सी। चलिए डी समानांतर है बी सी। ए डी 3 है, बी डी 5 है, ए सी 5 पूरा बड़ा वाला 5.6 है। तो ए मान ले रहे हैं x से पूछा है तो इधर भी पूरा बड़ा वाला लेंगे 8। ऊपर क्या पूछा है इधर, तो 3 बटा में 8, इधर छोटा वाला बड़ा वाला, इधर 3 के संगत x 5.6। ऐसा कितना प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं। या x बराबर सर तो 5.6 गुना में 3 बटा में 8, 8 से कटा देंगे 8 सतह में 56 और इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 तिरका में 21 2.1। देखिए कितना आसानी से, कल शाम में भी ऐसे प्रश्न हम लोग सीख रहे थे, आसानी से आप उत्तर निकाल पाएंगे। बस 2 से 3 बार इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई। अभी आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे। अच्छा चलिए मैं पहले वृत्त बनाकर ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। कह रहे कि एक वृत्त है और इसमें जो है यहाँ पे इसकी त्रिज्या जो है इस पे एक समकोण बनाता है और यहाँ पे मान लीजिए इसकी एक और त्रिज्या है ए। तो कह रहा है वृत्त के जीवा की लंबाई, ये जो जीवा है इसकी लंबाई, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पे ए भी 10 है त्रिज्या और ए भी 10 है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 90 के सामने एक कर्ण होगा तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जीवा है इसको निकालना होगा। मान लीजिए ए है, ए ओ है, बी है, तो ए बी निकालना होगा। तो कहेंगे सर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो 100 प्लस 100 बराबर √200 और 200 का रूट निकालेंगे तो 10√2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए कितना आसानी से प्रश्न बन जा रहा है, कॉन्सेप्ट फार्मूला अगर आप समझ रहे हैं तो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसका मान बतलाइए। ठीक है, इसका मान, तो इसका मान देखिए ऐसे मैं निकाल भी दे रहा हूं मान बैठाकर। तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और फिर आपका cos 30 डिग्री कितना होगा तो √3/2 और फिर sin 60 डिग्री का मान तो √3/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों तरफ बराबर है तो बराबर में से बराबर घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्लियर है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, बस सब फार्मूला का खेल है, ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का। आगे मैं इसलिए बोला कि अगर हम लोग जल्दी से अभी के क्लास में समाप्त कर ले रहे हैं 100, अगर आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो हम लोग पूरा मैं आपको सिखा दूंगा, फार्मूला वगैरह का रिवीजन करा दूंगा। फार्मूला अगर आपको याद है तो सीधे सीधे बिना गुना भाग के 20 से 25 प्रश्न आप बना देंगे। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से 50 में 50 आप बना देंगे। 50 मिनट से भी कम समय है। रैखिक समीकरण में चर की घात, तो रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, चर का घात 1 होता है। ऑप्शन ए। आगे बढ़े। 11 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा और cos थीटा का मान बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3 अर्थात कि p/b tan थीटा। ठीक, अब h निकाल लेते हैं तो h बराबर क्या होगा, अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना होता है। तो 16 + 9 बराबर आपको समझ में आ रहा है 25 बराबर 5। अब sin थीटा कितना होगा p/h, cos थीटा b/h। अब मान रख दीजिए तो p कितना है तो p 4 है, h तो अपना 5 ही है, b कितना है 3 है, 5 है, जोड़ देंगे 7/5। ऑप्शन सी। ये कितना आसानी से आंसर आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही बस आपको घबराना नहीं है, मैथ में घबराना नहीं चाहिए, आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न
कह रहा है आपसे कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये तो सिद्ध करने के लिए भी कई बार पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे। अब कॉसेक को मैं अगर चेंज करूं, यहां पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 1/sin, क्लियर है, 1/sin। अच्छा, कॉट को चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इतना आप क्लियर समझ पा रहे हैं, इसका स्क्वायर। साइन साइन का एलसीएम लेंगे साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दे हम लोग अलग अलग, तो ऊपर का स्क्वायर बचा, मैं देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो कम जगह में अपने को सॉल्व करना है, तो मैं सीधे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे एक, और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा आंसर। अब यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार है, 2 बार, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा सर, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। तो कितना बार पूछता है 2 अंक में कि इतना बराबर सिद्ध करे इतना, तो ऐसे ही आपको सिद्ध करके आंसर निकाल देना है। सही विद्यार्थी का बी आना चाहिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये तो फॉर्मूला है थीटा बटा 360 और आपका 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पे दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका थीटा बटा 360 2 पाई आर, वहीं इसमें एक में कर दिया है, बाकी सेम ही है। आगे इसी में बोला कि फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, तो सेक को बदलेंगे, ये भी कॉसेक 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि सेक कॉसेक का पेयर है, एंगल 90 रहे तो हमेशा बटा में रहेगा तो 1 और घटाव में रहेगा तो 0 होगा, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न 15 नंबर, अगर एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो उसको 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहिया को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ता है, तो उसके आपके परिधि के बराबर, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 और आर कितना है, तो व्यास 40 है तो आर कितना हो जाएगा 20, मतलब ये आर होगा d/2 नहीं होगा तो 20 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम लोग पूरा मतलब कि इसको गुना कर दें तो ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 880/7। ये वृत्त की परिमाप हम लोगों ने निकाल लिया। अब कितना दूरी तय करना है इसको, तो 176 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 176 पर 2 जीरो बैठ जाएगा, बिल्कुल सही। और इससे भाग दे देंगे, ठीक, इससे भाग देंगे तभी तो निकलेगा कितना मतलब कि चक्कर लगाना, क्योंकि एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो इससे भाग दे देंगे एक एक नियम से। तो 176 पर 00 गुने 7 और बट्टा में 880, 0 से 0 कैंसिल और इसे कट जाएगा, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 140। देखिए ऑप्शन है काफी आसान है, बस अगर फार्मूला कॉन्सेप्ट अगर आप सीख रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इसलिए मैथ में सभी विद्यार्थी का, काफी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका 90+ आसानी से आ जाता है, और अगर समय मिलता है फार्मूला अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तब आपका और काम आसान। लेकिन देखिए सीधे सीधे फार्मूला से प्रश्न आ रहा है। शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखिए सीधे फार्मूला पूछा है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है किसी बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि नीचे 2 वृत्त रहता है तो उसका एक ऊपर वाला नीचे वाला जुड़ जाता है, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बस अपने को मान बैठाना है और गुना भाग कर देना है। अब 2 तो 2 है, पाई तो 22/7 है, ठीक, क्लियर है। 2 क्या है अपना 22/7 है। और यहाँ पे आर कितना है सर, तो व्यास 28 है तो आर कितना होगा, तो अभी हम लोग चर्चा करें तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 14 होगा, बिल्कुल सही। और एच कितना है 20 है, और 2 तो 2 है, और पाई कितना है फिर 22/7 है, और आर कितना है तो 14 है, तो 2 बार 14 गुने 14, 7 से कटा देते हैं 2 और 7 से कटा देते हैं 2। अब 22 दूनी 44 दूनी 88, और 88 में अपना 2 से गुना करेंगे तो 1760 अभी ऊपर आया था, और ये भी गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 में 14 से गुना कर देंगे तो 1232 आएगा लगभग में, गुना करके देख लीजिएगा 2992। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से सीधे सीधे फार्मूला याद था, तो आगे तो कुछ नहीं था, आगे गुना भाग करना था। आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न आएगा, आपको इसी तरह सही उत्तर
करके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न सभी का आ गया 17 का, यहाँ पे 2992, तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 17 में आपका 2992 ऑप्शन भी बिल्कुल से, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाए तो उसका आयतन। तो गोले का त्रिज्या जो था पहले कितना था, मतलब पहले आयतन कितना था जब उसका त्रिज्या आर था, तो कहेंगे सर पहले गोला का आयतन, अभी फार्मूला पे प्रश्न है, 4/3 पाई आर क्यू था। अब उसका त्रिज्या कितना हो गया है, 3 गुना, तो 4/3 पाई और आर कितना हो गया 3 आर का क्यू, अर्थात कि अब कितना हो गया 4/3 और यहाँ पे देखिएगा पाई आर क्यू तो है, लेकिन ये कितना गुना हो गया, 3 3 का 9 9 3 का 27, पहले का 27 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 19 नंबर। करें आपसे कि यदि किसी एक घन का विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए सब फार्मूला का खेल है। घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर √3a होता है, घन के विकर्ण की लंबाई बराबर √3a, तो √3a बराबर दिया है 6√3, तो यहाँ पे कैंसिल a बराबर कितना दिया है 6। अब आपसे कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6a² और 6 और a का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 और गुने में 36 बराबर 216। देखिए कितना आसान प्रश्न है, बस 2 फार्मूला अगर याद रहता आपको कि घन के विकर्ण की लंबाई और इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, काफी शानदार। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 20 नंबर। कह रहा है आपसे कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या 14 है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल बराबर कितना होगा 800। देखिए सब फार्मूला रट जाइएगा जरूर, अगर हो सकता है आगे मैं इसी क्लास में कराऊं फार्मूला वाला तो जरूर पूरा देख कर रट जाइएगा। देखिए सीधे सीधे फार्मूला में बेस्ट प्रश्न है। पाई आर एल बराबर इतना दिया है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। अब पाई कितना होता है सर 22/7 होता है, आर दिया है, एल पूछा है, निकालिए। चलिए निकालते हैं, ये 7 से कट जाएगा 2, या एल बराबर सर तो 880 और इधर गुना में है तो भाग में 44, कटा देंगे कितना हो जाएगा 20। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न था, अगर फार्मूला मालूम है तो। पूरा प्रश्न को 2 से 3 बार देखकर और कम से कम जो फार्मूला आ रहा है यहाँ पे इसको ध्यान से देखकर बनाते, मतलब कि याद कर लीजिएगा। करे इसका मतलब कि ये कौन संख्या है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डैश डैश दिया है, मतलब ये अशांत अनावर्ती है, और जैसे ही अशांत अनावर्ती हो वैसे ही परिमेय संख्या हो जाता है। और वहीं डैश डैश नहीं देता तब क्या होता, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो डैश डैश का मतलब ये आगे आते जाएगा, तो अशांत अनावर्ती है, इसका दशमलव प्रसार, इसलिए अपरिमेय संख्या है। 22 नंबर प्रश्न करे सहअभाज्य संख्याओं का मौसा, तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या वैसे ही है जिसका मौसा 1 हो। ऑप्शन बी, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे प्रश्न था। 23 नंबर करे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप तो 4m+1, तो हम लोग सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 4m+3 के रूप का हो सकता है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि m का कोई भी मान रखिए 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 1 5, 2 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9, हमेशा विषम ही आएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कह रहे रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2। 25 नंबर प्रश्न है, इसका एक शून्य कौन सा है, तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो कि पूरा इसका शून्य निकाल के मिलाएंगे, एक होता है कि इसका मान बैठाइए, और मैं कई बार आपको बताया हूं कि शून्य वही मान होता है जिसको x की जगह पर रखेंगे तो इसका मान 0 कर देगा। अब यहाँ पे रखेंगे 1, तो देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पे अपना 8 में से 2 जाएगा 6 बच जाएगा, और वहीं पे -1 रखेंगे तो ये कर देगा इसको प्लस में, मतलब कि रखेगा, लेकिन माइनस यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मतलब यहाँ पे मैं रख कर दिखा दे रहा हूँ, -1 अगर हम लोग रखें ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे अपना हो गया -1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर +2 और प्लस में 3 -5, 5 में से 5 जाएगा 0, तो यही तो शून्य का इसके मान को 0 कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका 1 2 और 0 रहे तो ऐसे ही मान बैठाकर आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि px बराबर इतना तो इसका घात कितना होगा। तो जब भी ये घात पूछेगा इसको घटा लेंगे, ठीक है, जब भी घात पूछेगा घटा लेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, क्योंकि x का पावर 6 होता और x का पावर 2 होता। ऐसा आप जानते हैं बेस समान हो तो पावर घट जाता है, तो x का पावर कितना होता 4 होता है। इससे अच्छा है कि सीधे सीधे घटा लेंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। खैर इसके शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये तो प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसका उत्तर देंगे, जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर देते चलेंगे। क्या आ रहा है आपका सही उत्तर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a होता है सर। माइनस और b के जगह पर 11 है
और ए का जगह पर 6 है तो 11 बट्टा में 6। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े 28 नंबर प्रश्न। कह रहे दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना है तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए कितने हल होंगे। तो आप जानते हैं कोई भी दो चर वाला समीकरण तो एक्स का जितना मान रखेंगे वाई का उतना आएगा, वाई का जितना मान रखेंगे एक्स तो अनंत हल हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर समझते चलिएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि रैखिक समीकरण युग्म इतना के कितने हल हैं। तो हल के लिए आपको जानते हैं a1 बट्टा a2 बताना पड़ेगा मान निकाल कर। तो a1 तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, a2 जो यहाँ पे x का गुणांक है अर्थात कि 1/2, b1 बट्टा में b2 मतलब 3 बट्टा में 6 मतलब 1 बट्टा में 2, c1 बट्टा c2 निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर आ गया तो 5/15 मतलब 1 बट्टा में 3। असल की कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 परंतु ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आलेख रेखाएं समानांतर होती है और कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ के रखना है। और वहीं तीनों बराबर होता तब अनगिनत हल होते हैं, वहीं a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल होता। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहे आपसे कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, तो जब संगत है तो निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती हो सकती है। कल मैं बता रहा था कि जब असंगत होगा तो रेखाएं हमेशा समानांतर होगी, जब असंगत होगा, और जब संगत पूछेगा तो प्रतिच्छेदी या संपाती हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहे कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये तो अपरिमेय है पूछा है, कौन मतलब कौन परिमेय है ये बात पूछ रहा है, तो यही है परिमेय। कैसे है सर, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए 3 से कटाएं तो 25 और ये अपना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे देखिए 3 और ये हो जाएगा 5 बट्टा में 4, तो ये परिमेय नहीं है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा ध्यान से, बस 2 से 3 बार सिर्फ आप देख कर भी जाते हैं ना तो आपको समझ में आएगा। चाहे ऐसा प्रश्न आ रहा था अभी ऐसे सॉल्व करके आपको बताया गया है तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का योगफल, तो अब तो आप जान चुके हैं सर -b बटा a और b यही होता है तो माइनस फार्मूला का और इसका माइनस और 1 अर्थात कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है 32 का। चलिए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी प्रश्न आपको मतलब कि इसका अभ्यास करना है बनाने का एग्जाम में भी। अब 33 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे द्विघात बहुपद इतना के शून्यक आपको बतलाना है। तो चलिए निकालते हैं शून्यक, तो मैं 6 यहाँ से लघुत्तम ले लूँ तो ये हो जाएगा 6x² और अपना प्लस x माइनस 12 बराबर 0। मैंने 6 लघुत्तम लिया, अब ये 6 कहाँ चला गया तो इधर 0 में आ गया, गुना में हुआ तो 0 में किस संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग ऐसे तोड़े 12 और 6 12 6 48 को, ठीक है 12 6 48 को, तो ऐसे लिख सकते हैं ना -8x प्लस 9x, बिल्कुल घट के x आएगा और 8 9 48 हो भी जाएगा, -12 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले ले कहिएगा सर 2x कॉमन लीजिए, बिल्कुल सही 3x माइनस 4, और यहाँ पे मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ तो 2 ले सकता हूँ 3x माइनस 4, ठीक है 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे एक बाहर वाला एक भीतर वाला लिखते हैं, इतना आपको मालूम है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब x बराबर तो इधर प्लस है तो -3 बट्टा में 2, ये माइनस है तो +4 बट्टा में 3, कहाँ पे दिया है ऑप्शन बी पे। देखिए कितना आसानी से आंसर निकल पा रहा है, बस मैथ में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आसानी से आप ऐसे प्रश्न बनाएंगे उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है प्रश्न यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है मौसा है, तो मैं कई बार बताता हूं कि गुणनफल दिया रहे और यहाँ पे मौसा या लौसा कुछ भी दे, यहाँ पे जिसका भी मान पूछे इससे भाग दे दीजिए। 21 6 6 में किससे भाग देंगे 19 से भाग दे देंगे, 114 हमारे में कट जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है भाग दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न करें आपसे कि यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद इतना का शून्यक तो x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, आप जानते हैं ऑप्शन ए। जब भी यहाँ पे प्लस में दिया रहेगा यहाँ पे आंसर माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस में दिया रहेगा प्लस, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x + 2 देता तो आंसर -2 होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे इसकी आलेख रेखाएं कैसी होगी, मतलब आपसे क्या कह रहा है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 वगैरह निकाल कर जांच कीजिए। तो a1 बट्टा a2 अब मैं कई बार बता चुका हूं, कहेंगे सर 6 बट्टा में
3 अर्थात कि 2, बिल्कुल सही। मैं आपसे कहूँ b1 बटा में b2 तो कहेंगे -2 बटा में -1 अर्थात कि सर 2। अच्छा c1 बटा में c2 तो 9 बटा में 12, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। अर्थात कि फिर वही कंडीशन आ रहा है ऊपर वाला, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आलेख रेखाएं समानांतर होती है और कोई हल नहीं होता है, ठीक है, और असंगत होगा समीकरण युग्म। चलिए ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। करें इसका लॉसा बताइए, मतलब एलसीएम बतलाइए। तो एचसीएफ में तो जो कॉमन होता है उसको लिखेंगे, और आपको याद होगा एचसीएफ में और जो बच गया उससे गुना करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। चलिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 2 का पावर 3 और इसमें क्या है 5 है दोनों में, ठीक है, तो 5। अब फिर क्या बच गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 3 बच गया तो 3 से गुना करेंगे। 5 तो ऑलरेडी आ गया, 2 के पावर 4 में से क्या बच गया, 1 2 बच गया, और 5 तो आ गया, और क्या बचा 7 बचा। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 तिहाई, मतलब कि 3 बार गुना करेंगे तो 8 8 बचे 40, और इसको गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 7 42। अब जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 1680। ऑप्शन डी। देखिए कितना आसानी से आप प्रश्न का उत्तर, ऐसे अगर घबराएंगे नहीं तो आज आप निकाल कर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें यदि द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, तो द्विघात बहुपद, तो कल शाम वाले भी क्लास में आप होंगे तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ऐसे फार्मूला होता है इसका द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो इस शून्य का योगफल, इसमें शून्य दिया है तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो 5 माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और शून्य का गुणनफल तो गुना करना पड़ेगा, इसमें नहीं दिया था। तो एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएगा 2x और माइनस 15। कहाँ पे दिया है देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 15, ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कितना आसानी से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न बहुआ टाइप प्रश्न है। करें इसका कॉमन डिफरेंस अपने को बतलाना है सर, मतलब सार्व अंतर बतलाना है। तो चलिए सार्व अंतर इसका ज्ञात कीजिए। तो कोई भी 2 पद घटा लीजिए, ऐसे -6 और माइनस माइनस 10, अर्थात कि -6 और प्लस 10 बराबर सर 4। ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी आ गया सही विद्यार्थी का, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 40 नंबर। करें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि माइनस इधर आकर प्लस होगा, जुट जाएगा। यहाँ पे भी ए भी बचेगा, यहाँ पे इसको देखें तो यही नहीं होगा। देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी ए भी है, ठीक है। तो पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ 100 प्रश्न। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि यदि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि इतना है तो उसकी त्रिज्या, मतलब परिधि 2 पाई आर कितना है, 4 पाई है। देखिए सब फार्मूला पे बेस्ट प्रश्न है। तो त्रिज्या पूछा है तो पाई से पाई कैंसिल, और 4 से 2 कट गया, तो आर बराबर 2 मीटर है। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं अगर सीधे सीधे फार्मूला अगर आपको याद है तो। आगे बढ़ेंगे, अगर जल्दी से मैं क्लास आप लोग खत्म, मतलब हम लोग कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा पूरा फार्मूला का रिवीजन भी। सीधे प्रश्न उत्तर फोकस रहेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि अभी आपको कुछ देर में जाकर एग्जाम में ये सभी प्रश्न इसी तरह आएगा, आपको उत्तर बना कर आना है। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, ये आपसे कह रहा है। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। देखिए सीधे फार्मूला पे भी प्रश्न था, नहीं तो कुछ इसमें नहीं करना है। पाई प्लस 2r कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2r कितना है, 6 है। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है, सीधे सीधे फार्मूला पूछा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 43 नंबर। करें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई तो थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, बस फार्मूला का खेल है। अब थीटा देखिए कितना है, 60 है, ये अपना 360 है। अच्छा 2 तो 2 है, पाई 22 बटा 7 है, आर सर 21 है, 7 त्रिका में 21, 0 से 0 यहाँ पे 6 मर्त में, 3 दूनी 6, क्या बचा 22 बचा। देखिए फार्मूला अगर याद होगा तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे, 22 बचा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपसे 44 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। कह रहा है प्रश्न, 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखिए आयतन का अनुपात मतलब ए का मान लीजिए भुजा A1 है पहला का, तो इसका
Q और A2 का Q का अनुपात दिया, तो A1 अनुपात A2 मैं पूछूं तो एक का ऐसे घनमूल निकालेंगे 3 वाला तो एक ही होगा, 27 का निकालेंगे तो 3 होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, तो 6A1 स्क्वायर और 6A2 स्क्वायर दूसरे का होगा, 6 से 6 कैंसिल, A1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1:9 हो जाएगा। देखिए अगर फार्मूला मालूम है तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बतलाइए। अब देखिए ये भी फार्मूला पे बेस्ट प्रश्न है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर होता है, और बेलन का आपका वक्र पृष्ठ तो 2πRh होता है सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए 2πr मैं कॉमन ले रहा हूँ ताकि आसान हो जाए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ध्यान से समझेंगे। 2πr मैं इधर कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचा, 2πr कॉमन हो गया तो सिर्फ h बचा, और इधर क्या बचा r, और इधर क्या बच गया 2πRh। 2πr से 2πr कैंसिल, इधर क्या बचा सर h प्लस r अनुपात h। देखिए कितना आसान हो गया, h प्लस r मतलब 80 प्लस 20, और इधर h मतलब 20 अर्थात कि 100:20 अर्थात कि 5:1। कितना आसानी से देखिए उत्तर आ जा रहा है, फार्मूला का सब खेल है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। अब करें इसकी माध्यिका, तो माध्यिका में तो कई बार बता चुका हूं कि आंकड़ा को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए और जो बीच में आएगा वो माध्यिका हो जाएगा। अब चल इसको लिखते हैं, सबसे छोटा कौन है 8, 7 है, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 11, फिर 12, फिर 15। अब 3 इधर से 3 इधर से, बीच में क्या आ गया सर 10 आ गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बस माध्यिका में क्या है कि इसको ऐसे बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा, जो बीच में आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। कर इसका बहुलक, तो बहुलक आप जानते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए 50 आया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ये फार्मूला पूछ रहा है किसका है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई से हम लोग माध्य निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न करें यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P है, तो हम लोग पढ़े हैं कि P और PE0 ठीक है क्या होता है आपका 1 होता है, जोड़ेंगे तो अब P है तो कह रहा है कि नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस P प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। देखिए सब फार्मूला है, इसलिए मैं बोला कि आगे हम लोग पूरा फार्मूला का भी रिवीजन कर लेंगे। 50 नंबर प्रश्न कह रहे दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 5 अंक आने की प्रायिकता, तो दो पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36, 6 गुने 6 36, और एक अंक क्या क्या आ सकता है, दोनों पर 1 1 आ सकता है सर, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। अगर दोनों पर 5 तो दोनों पर 5 ई का अनुकूल कितना है 1 है, एक बार आ सकता है, और कुल परिणाम 36 है। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न है, एग्जाम में 85 बनाना है, बट कल का जो विद्यार्थी 100 प्रश्न देकर जाएंगे और ये 100 प्रश्न अभी जो मैं करा रहा हूं इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा फार्मूला कितना महत्वपूर्ण है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर कह रहा है इसका एक मूल ए है तो दूसरा मूल, तो चलिए एक तो दूसरा तरीका है कि इसको पूरा सॉल्व करके आंसर निकाले, और उससे आसान तरीका है कि हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। मान लीजिए अल्फा दिया है 1/3 और दूसरा मूल निकालना है, सी कितना है सर 3 है, ए कितना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है मतलब 3 है। अब 3 से 3 कैंसिल 1, तो बीटा बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 3, मतलब दूसरा मूल कितना है 3 है। देखिए ऐसे आसानी से आप निकाल सकते थे, या पूरा आप सॉल्व करते तब भी इतना ही आता। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसके मूल अगर वास्तविक और समान है तो के का मान। अब द्विघात कोई भी समीकरण है उसका मूल वास्तविक और समान है, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि d बराबर 0 है, मतलब सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अब चलिए मान बैठाइए, तो b के जगह पर कितना है 6k है, तो इसका स्क्वायर, 4ac मतलब 9, और आपका a कितना है तो देखिए मतलब कि a 4 है और a कितना है 9 है, और a भी 4 है, c बराबर 0।
अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के स्क्वायर माइनस में 36, 9 चौका में 36 और गुने 4 बराबर 0। मैं यहीं पे कॉमन ले रहा हूँ 36, तो के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ताकि कम गुना भाग करना पड़े, या के स्क्वायर बराबर 4। अब 36 कहाँ चला गया, तो गुना में था तो भाग में आएगा, 0 में किस संख्या से भाग देंगे 0, ये माइनस था तो इधर प्लस, या के बराबर सर √4 बराबर +-2, अर्थात कि 2 और -2, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर मैथ में फॉर्मूला आपको याद है, गुना भाग आ रहा है, तो कितना जल्दी जल्दी हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। कह रहा है आपसे इसके मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी क्या होता है सर, आप समझ चुके हैं, कांस्टेंट है। ए जो यहाँ पे है 4, तो 1/4। देखिए कितना आसानी से आप कह देंगे सर ऑप्शन ए सही उत्तर है। बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न। ऐसा प्रश्न कल के क्लास में भी खूब आया था, जो 55 पे आप देख रहे हैं। कह रहे इसमें समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान समांतर श्रेणी में है, मतलब क्या कहना चाहता है, इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है, तभी तो ये समांतर श्रेणी में है। बस इतना समझ गए, समझिए आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब a2 3x माइनस x माइनस 2, a3 कितना है 4x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक है, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3x में से x घटाएंगे सर 2x माइनस 2, यहाँ पे 3x प्लस 1। अब x वाला एक साइड करते हैं तो ये इधर आएगा तो 2x, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और ये माइनस है तो इधर आकर हो गया प्लस, या x बराबर 3, यहाँ पे 2 है तो 2 1 आपका 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3, ऑप्शन सी सही उत्तर है 55 नंबर प्रश्न का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अगर इसका सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस बतलाइए। कितना आसान प्रश्न है। सार्व अंतर कोई भी 2 घटा लेंगे सर -4 ही आएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। करे इसका 12वां पद क्या होगा, तो a12 क्या होगा, a प्लस 11d होगा। अब a तो 14 है, 11 11 है, और d तो कोई भी 2 पद ऐसे घटाएंगे सर -5 आएगा। ठीक है, कोई भी 2 पद घटाइए कितना आएगा -5। 14 और -11 5 है 55। अब घटाकर जल्दी से बता देंगे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 और माइनस में होगा। ये कितना आसान आसान प्रश्न है, बस कॉन्सेप्ट का खेल है, फार्मूला वगैरह याद है, गुना भाग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आंसर आ जा रहा है। कह रहा है आपसे कि एपी के 10 पदों का योगफल बतलाइए, मतलब एसएन पूछ रहा है। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब n तो 10/2 और 2a, ठीक है मैं इधर लिखूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे n का मान कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे करें कि प्रथम 10 पद तो 10/2, 2a तो 2 गुने 13, n-1 मतलब 10-1, और d के जगह पर कितना होगा -4 होगा। ठीक, अब यहां से इसको अगर हम लोग काटा दे तो ये हो जाएगा अपना 5, और यहाँ पे देखिए पूरा ही मान दिया था, a यहाँ पे दिया है, d यहाँ पे दिया है, n यहाँ पे दिया है। अब 5 ये हो गया 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा -10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 चौका में 36, अर्थात कि 5 गुने में -10 तो -50। बस मैं बोला सिर्फ मैथ में फार्मूला है, आगे गुना भाग करते रहिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है y अक्ष पर बिंदु जिसकी इतना से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए 2 तरीका है, एक y अक्ष पर बिंदु है मतलब उसका निर्देशांक 0y है। ठीक है, और 0y और 4 2 के बीच की दूरी निकालिएगा 5 √x2 - x1 y2 - y1 के होल स्क्वायर पर। लेकिन आप जानते हैं जब बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक 0y मतलब x का मान 0 होगा, y का कुछ भी आए तो देखिए एक ही जगह पर दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर कर देंगे। तो बाई मतलब कि ट्रिक से अगर चलेंगे कॉन्सेप्ट से तो बी हो जाएगा। ऐसे आप पूरा इसके बीच का दूरी ऐसे निकालेंगे कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 बराबर 5। अब यहाँ पे वर्ग है तो वर्गमूल पूरा गुना भाग करेंगे तभी इतना ही आएगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है आपसे इसको मिलाने वाली अगर रेखाखंड जो है आर को, मतलब इसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ पे देखिएगा ए है, ए बी है, और यहाँ पे आर है 5 और 6, और ए इसका निर्देशांक है आपका मतलब कि 6 5,
और इसका निर्देशांक है 4y। तो कह रहा है कि y का मान बतलाइए। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक कैसे होता है, तो x1 + x2 बटा 2, मतलब ये 5 कैसे लिखा था, तो 6 और 4 को जोड़ा 10 और 2 से भाग दिया तब 5 आया। तो इसी तरह ये 6 कैसे आया सर, तो कहेंगे सर 5 और y को जोड़ा था और 2 से भाग दिया था। बिल्कुल सही, इतना आप समझ गए तो समझिए इसका आंसर आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 6 दूनी 12 बराबर 5 + y, या y बराबर सर 12 - 5 मतलब 7 ही ना होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये कितना आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अब फिर उसी पे बेस्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इसको और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना है, तो p का मान। अब p का मान पूछा। देखिए 2 कैसे इसने लिखा था, तो 6 और 2 को जोड़ा -2 को, तो आ गया 4 और 4 में 2 से भाग दिया 2, मतलब x1 + x2 बटा 2। अब p कैसे आएगा, तो y1 + y2 बटा 2, अर्थात कि -5 + 11 बटा 2 करेंगे तभी p आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बटा में 2 बराबर p, अर्थात कि p बराबर 3। देखिए कितना आसानी से आप और कितना जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। बस इस क्लास को 2 बार 3 बार देख कर जाते हैं। तो कल नाइट में भी जो लाइव क्लास हुआ था उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, 61 का बी आ गया। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, कोटि बतलाइए। तो ये भुज होता है, एक कोटि होता है। XY तो ये भुज और एक कोटि। तो भुज पूछता तो -6, कोटि पूछा है तो -7। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 63 नंबर प्रश्न है, x अक्ष का समीकरण। तो मैं बोला कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x0 निर्देशांक होगा, अर्थात कि y बराबर कितना होगा 0। तो जब भी पूछेगा x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण तब होगा x बराबर 0। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 64 नंबर। अब देखिए कह रहे सेक स्क्वायर 10 - कॉट स्क्वायर 80 का मान बतलाइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक चेंज करेंगे यहाँ पे कॉट को तो ये बदल जाएगा आपका कोसेक में, और सेक स्क्वायर थीटा - कोसेक थीटा कितना होगा 1 होगा। ये हमेशा 1 होता है, तो फार्मूला है सब ट्राइगोनोमेट्री का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना है तो केंद्रक का नियामक। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फार्मूला कल भी क्लास में आपको बताया था, तो आपको याद हो गया होगा। यही होता है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए x1 + x2 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। अब चलिए जल्दी से मान बैठाते हैं। तो -1 5 + 8 बटा में 3, और फिर यहाँ पे 0 - 2 + 2 बटा में 3। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो 5 में से 1 जाएगा 4, 8 4 12 बटा में 3, और ये हो जाएगा 0 बटा में 3, अर्थात कि 4 और 0। ऑप्शन बी पे मिल गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब फार्मूला पर। देखिए कोई ऐसा प्रश्न है, बस फार्मूला मेन है, बाकी तो आगे हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर आपसे कि यदि वृत्त की त्रिज्या इतना है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा अर्धवृत्त की परिमिति मतलब अभी ऊपर फार्मूला में लिख रहा था पाई + 2 × r होता है, मतलब पाई r + 2r होता है, तो r हमने कॉमन ले लिया। अब पाई मतलब सर 22/7, 2 तो अपना 2 है, त्रिज्या यहाँ पे दिया है 7। अब इसको हम लोग 7 लघुत्तम लेंगे, ऊपर हो जाएगा 22 + 14 गुने में 7, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर आपका कितना बचा 4 2 6 2 1 3 36। ऑप्शन है। बस अर्धवृत्त की परिमिति ये फार्मूला याद है तो आगे जिस रूप में प्रश्न आए उस रूप में गुना भाग करके आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहे किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। एक वृत्त है, इस पर बाहरी बिंदु से कितनी रेखा खींच सकता है, स्पर्श रेखा 2। आगे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे पूरा फार्मूला वगैरह तो उसमें मैं क्लियर आपको पूरा सभी चीज समझा दूंगा। ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहे 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान बतलाइए। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, देखिए कितना आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, सीधे सीधे फार्मूला है। कह रहे आपको इसका मान बतलाइए, इसका मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 होता है। बउआ टाइप प्रश्न है। क्यों 1 होता है सर, क्योंकि मान लीजिए इसी को हम लोग चेंज करते हैं, tan 10 है तो ये बदल कर कितना हो जाता है cot 80, 4 है 2 चेंज करते, tan 15 को चेंज करते तो ये भी अपना उसी तरह मतलब कि ये भी बदल के हो जाता, चाहे यहीं पे किसी को भी चेंज करते तो फिर tan थीटा × cot थीटा, cot थीटा × tan थीटा कितना होता है 1 होता है हमेशा। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा, कह रहा tan थीटा बराबर √3 है। मैं आपसे कहूंगा कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेंगे सर tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा 60 डिग्री। अब सेक थीटा आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो हो जाएगा सर 2। ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मैथ सिर्फ फार्मूला का खेल है, इसलिए हम लोग पूरा फार्मूला का रिवीजन करेंगे। कह रहे इसका वृत्त के सिरों का नियामक कितना है, तो उसके केंद्र का नियामक। अब देखिए यहाँ पे वृत्त है, ये व्यास है, इसके व्यास के सिरा का नियामक 2 3 है, -6 7 है, और इसके केंद्र ओ, तो केंद्र से इधर आर इधर आर, मतलब दोनों बराबर है। यानी क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है सीधे सीधे। तो x1 + x2 बट्टा में 2 और y1 + y2 बट्टा में 2, सीधे सीधे बस फार्मूला पे बैठाएंगे। 6 में से 2 जाएगा आपका -4 बट्टा में 2, और यहाँ पे 7 3 10 बट्टा में 2, अर्थात कि सर -2 5 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपको करके आना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न 72 नंबर कह रहे आपसे कि यहाँ पे देखेंगे, मैं सीधे सीधे आपको त्रिभुज बनाकर समझा रहा हूँ क्या कहना चाहता है प्रश्न। ए बी सी है और यहाँ पे पी क्यू समानांतर है बी सी के। तब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि ए पी 3 है, बिल्कुल सही, पी बी 2 है, अच्छा, ए क्यू 6 है और क्यू सी एक्स है। तो एक्स का मान तो थेल्स पर में आपको याद आ जाना चाहिए, जितना का अनुपात इधर उतना का अनुपात इधर। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x बराबर 6 × 2 बट्टा में 3, यहाँ पे कट जाएगा 2 दूनी 4, ऑप्शन बी। ऐसे भी यहाँ पे 2 गुना था तो इधर 2 गुना ही होता, ये क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर होता है, थेल्स महोदय ने यही तो बताया था। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा गया है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो भी कुछ भी अनुपात दे क्षेत्रफल का और संगत ऊंचाई का, माध्यिका का, भुजा का पूछे तो सीधे वर्गमूल निकालते हैं 3:2, और इसका उल्टा पूछता तब वर्ग करते, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। करे कौन सा कोण समकोण है, एक त्रिभुज है, इसमें कर्ण का स्क्वायर जो है ये बराबर है इसके, तो ये इसके कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होता है, तो ये कोण आर क्या है, समकोण है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो मतलब कि आपसे क्या पूछा था, तो पाइथागोरस पर में पूछा था, तो कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। कह रहे आपसे कि यदि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो दो अलग अलग बिंदु पर जो रेखा प्रतिच्छेद करे वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। देखिए सीधे सीधे फार्मूला कितना ज्यादा पूछा गया है। कह रहे कि यदि जीवा ए बी पर वृत्त का केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए बी के मध्य खींची हुई स्पर्श रेखा के बीच का कोण आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ऐसा प्रश्न कल भी मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे मान लीजिए ये वृत्त के कह रहा है कि यहाँ पे इसके बीच का कोण जो है 60 डिग्री है, तो कह रहा है यहाँ से अगर स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे तो इसके बीच का कोण, तो मैं बता रहा था ये और ये दोनों कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री होता है। जब भी पूछे तो 180 में से घटा लेंगे, तो 180 में से 60 घटा लेंगे सर 120 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कल शाम में भी देखेंगे तो दोबारा आपका रिवीजन हो गया। कह रहे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होता है तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और एक बिंदु से पूछता तब एक होता, बाहरी बिंदु से 2 होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सीधे सीधे फार्मूला पूछ रहा है, √1 + tan स्क्वायर ए, तो सेक ए, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पूरा हम लोग देखते हैं, फिर फार्मूला का रिवीजन जरूर करके आपको जाना है, अंत तक देखिएगा क्योंकि फार्मूला ही मेन है। देखना कितना ज्यादा फार्मूला से प्रश्न पूछा जा रहा है। कर आपसे कि कौशिक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 का आपको उत्तर बतलाना है, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा, इसको बदलेंगे tan, तो ये भी बदल जाएगा कितना में, कॉट में, तो मतलब ये इतना हो जाएगा। मैं सीधे सीधे लिख, आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे tan कितना होगा, तो कॉट हो जाएगा, और बदलेंगे तो ये भी 57, तो कौशिक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे cos 48 - sin 42, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है सर। क्यों होता है, क्योंकि इसको बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा sin 42 - sin 42 0। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि माइनस बाटा में रहे तो 1, माइनस में रहे तो 0। कह रहे इसकी माध्यिका बतलाइए, तो माध्यिका के लिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए, तो चलिए सजाते हैं। 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है और 12 है। अभी यहां से 3, इधर से 3 गायब, बीच में कितना अंक बच रहा है, 2, तो 2 एक अंक बचता था तो वही आंसर होता, लेकिन 2 अंक बचे तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 7 15/2 मतलब 7.5, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न। कह रहे बहुलक, अब आप समझ चुके हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो वहीं बहुलक होगा, तो कौन सबसे अधिक बार आया है, देखिए यहाँ पे 9 आया है सबसे अधिक बार, तो यहीं बहुलक हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बहुलक में पूछेगा तो जिसकी बारंबारता अधिक हो, माध्य पूछे तो सभी संख्या को जोड़कर और उससे औसत निकाल देंगे, और माध्य का तो बीच वाला होता है। कौन आभाज्य संख्या है, तो बउआ टाइप प्रश्न 13 क्या है, आभाज्य संख्या, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। करे आपसे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है तो बहुलक कितना होगा। तो ये सब प्रश्न इसी पे आधारित कल भी आया था। तो बहुलक बराबर कितना होता है, तो 3 माध्यक, ये सब फॉर्मूला है, -2 माध्य। ठीक है, अब देखिए 3 और माध्य का कितना होगा, माध्य का माध्य का एक 9 और -2 गुने 8.9, और 9 त्रिका में 27 और माइनस में हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 17.8। अब घटा लेंगे तो 9.2 होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। बस फार्मूला ये याद रहना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। करें समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, वही होगा समांतर माध्य। जोड़ेंगे सर, ये हो गया अपना 19 25 44/2 बराबर 22। क्लियर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देख कितना आसानी से बस आप आंसर निकाल लेंगे अगर फार्मूला मालूम है तो। करें किसी घटना ई के लिए P + P नहीं 1 होता है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नहीं घटित होने की प्रायिकता असंभव 0 और घटित होने की प्रायिकता 1 संभव है, तो 1 और +0 कितना होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे 2 सिक्कों की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम 4 होगा, और क्या क्या संभावित परिणाम है, तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। करे 2 शीर्ष, यहाँ पे देखेंगे गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 शीर्ष कितना में आया है, 1 ही में आया है, तो 1 और बट्टा में 4, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। कह रहा है आपसे कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहां पे ध्यान देंगे। कह रहा है आपसे कि ये अगर इसकी छाया की लंबाई x है तो जो उसकी जमीन से स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, √3x है। ठीक है, इतना ऊंचा है। अब चलिए मतलब कह रहा है कि लंबाई से √3 गुना है तो x है, तो √3x है। अब tan थीटा बराबर क्या होगा, p/b होगा, तो p यही है, b यही है, x से x कैंसिल, अर्थात कि tan थीटा बराबर √3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा आंसर होगा। tan में √3 किसका मान होता है, कहेंगे सर tan 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। कह रहे आपसे कि यदि a और b आभाज्य संख्या तो इसका LCM, तो LCM आभाज्य संख्याएं का उनके गुणनफल के बराबर होता है, और HCF पूछता तो 1 होता, और LCM पूछे तो आभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। 90 नंबर प्रश्न। करें निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और उसी तरह मतलब 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। अब देखते हैं, तो ये भी हो सकता है, पूछा कौन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ेंगे, 91 नंबर प्रश्न। करें इसके मूल का योगफल और मूल के गुणनफल का अनुपात क्या होगा, ये यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है। तो मूल का योगफल मतलब कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए से ए कैंसिल, अर्थात कि -b अनुपात c पूछा जा रहा है। तो माइनस और b कितना है, तो -12 है, और c कितना है, 18 है, मतलब 12:18, 6 से कटाएंगे 6 दूनी 12, 6 तिरका में 18, अर्थात कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो c का मान, मूल कब बराबर होता है, तो जब b² - 4ac बराबर 0 हो तब मूल क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कि b² बराबर 4ac, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस में हो गया। अब किसका मान पूछा है, सी का, माने सी का मान बताइए, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा 4 है। ध्यान देंगे सी का मान पूछा है, ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर प्रश्न का। ये ध्यान देंगे सी का, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ सी पूछा जा रहा है और वहीं पूछता है कि मूल बराबर है तो कौन मूल होंगे, तब होता माइनस बी बटा 2 जब मूल पूछता, लेकिन फिलहाल सी का मान पूछा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा y बराबर 10 का आलेख तो x अक्ष के समानांतर होगा। वहीं पूछता है कि x बराबर 10 का आलेख, तब कहते y, मतलब कि जो भी दिया होगा उसके विपरीत अक्ष के समानांतर होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 94 नंबर प्रश्न है, कौन तृतीय चतुर्थांश में है, तो आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश का साइन माइनस माइनस होता है, तो यही तृतीय चतुर्थांश में होगा माइनस माइनस वाला। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न आपको मिलेगा, इसी तरह एग्जाम में 50 वहीं आपको बनाकर आ जाना है। कह रहा है कि n पदों का योगफल का फॉर्मूला बतलाइए, तो एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए फार्मूला कितना जरूरी है, इसलिए समाप्त करके हम लोग पूरा फार्मूला सीख लेते हैं। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, तो 10वां पद a 10 बराबर a प्लस 9d। ए कितना है सर 2 है, 9 अपना 9 है, डी कितना है 5 है 2, और यहाँ पे प्लस है 9 पचे में 45 और 2 47। कहाँ पे है, ऑप्शन सी पे, बउआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न। इसका nवां पद, अर्थात कि सर an पूछ रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछ रहा है। अब a तो a है जो प्रथम पद है, n तो नहीं मालूम, d तो कोई भी दो पद घटाएंगे तो -5 ही होगा, अर्थात कि 14 और यहाँ पे -5n और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, अर्थात कि 14 5 19 माइनस 5n होगा nवां पद। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 98 नंबर। इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, ठीक है, 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो Sn बराबर n बटा 2, अभी फार्मूला ऊपर पढ़े थे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब n कितना है सर 10 है, 2 है, 2 गुने 2 है, n कितना है 10 माइनस 1, डी तो कोई दो पद घटाएंगे सर 5 ही होगा, यहाँ पे कट जाएगा 5 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 में से एक जाएगा 9 पचे 45, 5 गुने में 49, 9 पचे 45 और यहाँ पे देखें 5 चौका 20 4 24 245 होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन है, सिर्फ गुना भाग है अगर फार्मूला याद है तो। चलिए 99 नंबर प्रश्न। अब ये फार्मूला पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण में x का मान कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और आपका -4ac बटा 2 है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी पे। फार्मूला सीधे सीधे पूछ रहा है। इसके बीच की दूरी बतलाइए, मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूछा है। अब 15 में से 9 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, और 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 सर 100, 100 बराबर 10, तो इसका कितना होगा, आपका बीच की दूरी 10 होगा, ऑप्शन बी। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न था, तो जल्दी से बता देंगे सभी विद्यार्थी का आपका 100 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और चलिए अब हम लोग मैथ का पूरा फार्मूला का रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूला का अगर इस समय आप फार्मूला पढ़ के जाएंगे और सीधे सीधे एग्जाम में वो फार्मूला आएगा तो आपको वहाँ पे आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पूरा फार्मूला से मैं बोला कि कम से कम प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सीधे सीधे 20 से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, और मैक्सिमम और जो भी प्रश्न देखिए हम लोग बना रहे हैं सभी फार्मूला पे आ रहा है। तो आइए एक बार सभी फार्मूला का ये जो अब शुरू में कर रहा हूँ इसको ध्यान से देकर रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ तो एक एक फार्मूला सिर्फ हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं ताकि आप पहले से याद क्यों नहीं याद किए होंगे तो जरूर 2-3 बार इसको दिमाग पर बैठा के जाइएगा। अब देखिए पहला जो चैप्टर है पूरा चैप्टर 1 से 15 तक की फार्मूला यहाँ से आपको याद आ जाएगा। तो पहले चैप्टर में बस एक ही फार्मूला मेन है। ऐसे तो आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो p बटा q के रूप में हो जहाँ q बराबर नहीं है 0। अपरिमेय संख्या तो जो इसके सीधे उल्टा हो। आभाज्य संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, ये सब तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त बस मेन फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं जो क्या कहता है, तो a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। तो इससे खूब प्रश्न आता है, तो एक कंडीशन अपने दिमाग में आपको बैठा कर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या की परिभाषा, तो जो सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे वो अभाज्य, और जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से कट जाए वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी पूरा फार्मूला आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपसे कहता है कि यहाँ पे 3 रूट 2 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए आज कहेगा तो 2 नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव में तो एचसीएफ सिर्फ पूछेगा तो हम लोग किसी विधि से निकाल सकते हैं, बट अगर 2 नंबर में पूछे तो ऐसे ही आपको शेषफल प्रमेय का यूज करके निकालना है। एक बार देख लीजिएगा, पूरा मैथ का मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे शून्य आएगा वहीं क्या हो जाएगा, आपका मौसो हो जाएगा। और एक इस फार्मूला पे हमेशा प्रश्न पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि लॉस गुण्य मौसो बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो कभी कभी संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा और कहेगा मौसो बतलाइए और लॉस का मान दिया होगा, तो संख्या के गुणनफल में लॉस से भाग देंगे तो मौसो का मान मतलब एचसीएफ आ जाएगा, और संख्या के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला महत्वपूर्ण है। चलिए पूरा फार्मूला मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शांत दशमलव प्रसार कब होता है, तो जब भी परिमेय संख्या होगा और उसका जो है हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अगर 2 का पावर है मतलब उसके हर के ऐसे गुणन, जैसे 64 है तो ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ जो है आपका 2 और 5 आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाएगा तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। यहाँ पे देख के चलिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 5 का अतिरिक्त 7 आया है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और इसमें देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पे 2 आया है, 5 आया है, तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है। जैसे इस तरफ पूछेगा इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यहाँ पे मैं बोला कि शुरू से मैं आपको पूरा 1 से लेकर 15 चैप्टर तक बता रहा हूँ, ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को सीखिएगा, ठीक है। क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, बस आपको देख लेना है, सिर्फ आपके माइंड में सेट करके जाना है। तो दशमलव प्रसार शांत है क्या, शांत आवर्ती, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला और देखा कि हर में सिर्फ 2 और 5 आया तो कह देंगे शांत है, अगर नहीं आएगा तो अशांत होगा। अब देखिए एक अपरिमेय संख्या एक जोड़े, माने 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे हमेशा अपरिमेय होगा, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना करें या जोड़ेंगे वो क्या होगा, हमेशा जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे तो अपरिमेय होगा। इसी पे तो प्रश्न पूछता है कि 5 + √3 कौन संख्या है, तो एक परिमेय है एक अपरिमेय का योग है तो इसलिए अपरिमेय है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब दूसरा, पहले में उतना ही फार्मूला था, दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, इसमें देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब बहुपद में आप जानते हैं, आपसे पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं, मतलब बहुपद पहचानिए कि निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। तो जब चर का पावर पूर्ण संख्या हो, मतलब कि चर जो है रूट में ऐसे नहीं होना चाहिए या ऐसे बाटा में नहीं होना चाहिए, बाकी सभी जब भी पूर्ण संख्या हो, जैसे एक्स का मान कुछ भी पूरा संख्या हो, माने 1 2 3 4 5, तो बहुपद होता है। नहीं तो अगर रूट में रहेगा, मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, बाटा का मतलब क्या होता है माइनस, तो ये सभी क्या है, बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद, तो इसका घात 1 होता है, हमेशा पूछेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, शून्य की संख्या भी 1 होता है। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, शून्य की संख्या 2 होगा। त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा और शून्य की संख्या 3 होगा। तो पूरा मैं रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उसके मतलब जैसे x में है तो इसका शून्यक वह मान होगा जो इसके जगह पर रखेंगे तो पूरा मान 0 कर देगा। तो इस पे कई बार यहाँ पे k a b c दे देगा और एक शून्यक देगा, कहेगा मान बताइए, तो उसको रख के मान निकाल लीजिएगा। अच्छा, रैखिक बहुपद का शून्यक, तो ये आप तो जानते हैं ax + b होता है रैखिक बहुपद, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, x बराबर -b/a। द्विघात बहुपद में पूछेगा, अगर द्विघात बहुपद का मतलब कि व्यापक रूप कोई पूछे तो ax² + bx + c के रूप का होता है, और इसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो शून्यक का योग, इस पे तो कई बार प्रश्न पूछा गया है और आज भी पेपर में आएगा ही प्रथम और द्वितीय पाली में। तो अल्फा + बीटा -b/a, और एक और प्रश्न होगा अल्फा × बीटा मतलब शून्य का गुणनफल तो c/a। तो ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी शून्यक देगा या शून्यक का योग और गुणनफल देगा, कहेगा द्विघात बहुपद लिखिए, तो द्विघात बहुपद बराबर x² - शून्यक का योग प्लस x, शून्यक का योग × x प्लस शून्यक का गुणनफल, या इसी को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है। बात वही है, ये शून्य का योगफल है, ये शून्य का गुणनफल है, तो इस पे भी प्रश्न आएगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद में आपने देखा कि कल भी शाम में मैं करा रहा था, तो त्रिघात बहुपद में भी काफी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। यहाँ पे देखिएगा त्रिघात बहुपद में जब भी आपसे पूछेगा कि ax3, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ पे ax3 + bx² + cx + d, और त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे 3, अल्फा बीटा गामा, तो कहेगा कि अल्फा + बीटा + गामा तो -b/a, याद रखेंगे। अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा में तीनों शून्य को गुना करके जोड़ेंगे तो c/a, और इसमें तीनों शून्य का गुणनफल तो -t/a। तो 3 फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। रिवीजन हो रहा है आपके पूरा फार्मूला का। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे सभी चीज हम लोग देख लिए हैं। और यहाँ पे भी होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये तो पूछेगा सिद्ध करने के लिए, तब भाग वगैरह पूछे तो ऐसे भाग देकर आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं, तीसरा नंबर चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में देखिए तीन तरह की रेखाएं हो सकती है, समानांतर। अच्छा आगे मैं बता दे रहा हूँ क्लियर आपको, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सभी चीज क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मतलब कि कब समीकरण युग्म का एक हल होता है, तो एक हल होगा कब, जब उसकी मतलब कि जब रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो, तब मतलब एक हल होता है। ठीक है, और समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत। और संगत कब होते हैं, जब अनगिनत हल होगा, हल मतलब हल जब निकलेगा तभी समीकरण युग्म संगत होगा। जैसे ही कोई हल नहीं हो वैसे ही असंगत हो जाता है। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब ये तीनों बराबर है तो अनगिनत हल। और यहाँ पे जब देखिए 2 बराबर 1 बराबर नहीं तो कोई हल नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे, अगर समीकरण युग्म का मतलब कि दो समीकरण दिया रहे, पूछे हल की संख्या बताइए, तो a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2, तो कहेंगे आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समीकरण युग्म का एक हल है और ये संगत है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों बराबर हो जाए तो कहेंगे आलेख रेखाएं समपाती है, अनगिनत हल है और समीकरण युग्म क्या है, संगत है। और 2 बराबर हो 1 बराबर नहीं हो तो कहते हैं आलेख रेखाएं समानांतर है, कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो इससे तो जरूर प्रश्न आएगा प्रथम और द्वितीय पाली में, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्लास को रोककर भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पूरा फार्मूला का रिवीजन, ग्राफ हो रहा है, ग्राफ वगैरह आएगा ही 5 नंबर में, तो यहाँ पे ऐसे देख लेंगे। समीकरण हल करने की कई विधियां, एक तो ग्राफ विधि था ऊपर, और एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि और एक आपका व्रजगुणन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में एक एक मान निकालते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, मान आ जाता है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक को विलुप्त करते हैं, और व्रजगुणन में ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट में सीधे सीधे सिर्फ आपको फार्मूला बता रहा हूं। अब द्विघात समीकरण में देखेंगे तो द्विघात समीकरण में सूत्र निकालने का होता है, x बराबर पूछेगा, यही दो सूत्र मतलब महत्वपूर्ण है फार्मूला। द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a द्विघाती सूत्र है, इसको रट लीजिएगा। और विविक्तर निकालते हैं, और विविक्तर से हम लोग बताते हैं मूल की प्रकृति। तो विविक्तर निकालेंगे, d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया, मान लीजिए d का मान 0 आ गया, b² - 4ac का मान, तब हम कहते हैं कि मूल बराबर और वास्तविक है। वहीं पे d का मान 0 से बड़ा आया, मतलब पॉजिटिव प्लस में कुछ भी आए, 1 2 3 4 कुछ भी, तो कहेंगे मूल असमान है लेकिन वास्तविक, मतलब अलग अलग मूल है और वास्तविक मूल है। और वहीं पे d का मान निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तब हम कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये इससे खूब प्रश्न आएगा। ये जो फार्मूला है आपका, यही मेन 3 कॉन्सेप्ट है आपका चौथे चैप्टर में, जिसको आपको रिवीजन करके रखना है। ये सूत्र जो है द्विघाती सूत्र, और जो मैंने बताया कि कैसे d निकाल कर यहाँ पे बताएंगे, ये सब आपको याद रखिएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चौथा में यही बस कॉन्सेप्ट है। 5वें चैप्टर में आप जानते हैं एपी का पहला पद a सार्वंतर d होता है, अंतिम पद को an या l से सूचित करते हैं, nवां पद an, n पदों का योगफल s। 2-3 सूत्र है इसमें जिसको आपको रिवीजन कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि एपी के n पदों का योग, तो 2 फार्मूला होता है। अगर अंतिम पद दिया रहे तो s बराबर n/2 × a + an, अगर नहीं दिया रहे तो s बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। इस फार्मूला से ये 2 है, ये कभी कभी फार्मूला ही सीधे सीधे पूछ देता है। और nवां पद पूछेगा तो an बराबर a + n - 1 × d। तो ये पूरा फार्मूला है, देखते चलिएगा। सिर्फ आप देख कर जाएंगे ना तो एग्जाम में आज तुरंत कुछ देर बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो और जिनका भी द्वितीय पाली में एग्जाम है वो तो फार्मूला वाला 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। एग्जाम में जैसे ही जाएंगे, अच्छा आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही हम लोग फार्मूला देख कर आए थे, तो आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग सीधे सीधे फार्मूला पे यहाँ पे मतलब कि डिपेंड रहेंगे। ये तो सभी मैं आपको सिखा रहा था ऑब्जेक्टिव में भी, कि कैसे एनवा पद निकालते हैं, an का मान कैसे निकालेंगे, sn का मान कैसे निकालेंगे। अब आइए त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा यहाँ से। अब देखिए कोई भी आकृति पूछे सर्वांगसम कब होता है, तो जब इसकी आकृति का समान आकार हो और समान साइज। जैसे दोनों वृत्त देखिए सर्वांगसम है, तो सभी अंग से बराबर है, त्रिभुज भी सर्वांगसम है। और समरूप किसे कहते हैं, तो जब आकृति की सिर्फ आकार हो लेकिन अमाप आवश्यक होना नहीं, मतलब ये देखिए अब ये भी समरूप है,
ये सर्वांगसम है तो ये समरूप है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये जितने भी समरूप आकृति हैं सभी सर्वांगसम होंगे। मतलब इसमें आकृति जैसे छोटा वृत्त बड़ा वृत्त तभी समरूप हो जाएगा, लेकिन यही छोटा वृत्त बड़ा वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा। मतलब इसमें क्या है कि माप भी बराबर होना चाहिए, साइज भी बराबर होना चाहिए, इसमें सिर्फ आकार मिल जाए बाकी बात कुछ नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, फिक्स है, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समरूपता का सिद्धांत कहता है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। तो इस पे तो कई प्रश्न हम लोग बनाते हैं, उनका संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। अभी आपने ऊपर देखा कितना प्रश्न आया था। देखिए आधारभूत मतलब कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है आपसे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। थेल्स महोदय ने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी त्रिभुज है और यहाँ पे डी हमने रेखा खींचा जो इसके समानांतर है, तो यहाँ पे जो होगा इसको ए डी बटा डी बी ए बी बटा बी सी के बराबर होगा, और इसको जिस अनुपात में इधर लेंगे उसी अनुपात में इधर भी ले सकते हैं। मान लीजिए इधर बड़ा वाला ले रहे हैं तो इधर भी बड़ा वाला, इधर नीचे वाला ले रहे हैं ए तो इधर भी नीचे वाला, मतलब सेम होता है। तो यही है थेल्स प्रमेय, देखते चलिएगा। और इस पे भी कितना प्रश्न हम लोग बनाते हैं आपको याद आ रहा होगा, देख रहे हैं। तो अभी कितना आया था ऑब्जेक्टिव में, थेल्स प्रमेय का विलोम तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ कसौटी होता है, एक होता है एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 नियम। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तो त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा ए नियम से। अच्छा, वहीं पे दूसरा नियम कहता है आपसे ए मतलब कोण कोण की, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे ए नियम से। तीसरा नियम है एस नियम, मतलब भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती और संगत कोण बराबर हो तभी वो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप। चौथा नियम है एस मतलब भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इनके कोण के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो एस नियम से क्या कहेंगे, तो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। ठीक है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे तो खूब प्रश्न आता है, ध्यान देंगे। कह दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसलिए तो पूछता है कि त्रिभुज का मान लीजिए भुजा 4:9 है तो कहेगा क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। अगर इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, पूछे भुजा का अनुपात, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस का विलोम सीधे उसका उल्टा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, सीधे सीधे मैं आपको फार्मूला पूरा याद दिला दे रहा हूं ताकि आप पूरा मतलब कि 15 चैप्टर का फार्मूला आपके माइंड में घूमते रहे, ताकि एग्जाम में आप जाएं तो सब फार्मूला आपको वहां पे देख कर याद आ जाए, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करें। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग एक्स वाई लिखते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्लियर है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो एक्स 0, और एक्स अक्ष पर समीकरण पूछेगा तो वाई बराबर 0 होगा। ये क्लियर है। दो बिंदु के बीच की दूरी पूछेगा तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0 होगा, दूरी पूछेगा तो √x² + y² से निकाल देंगे। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का समीकरण पूछेगा तो y 0 होता है, नियामक कोऑर्डिनेट पूछेगा तो y 0, और अगर आपसे y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0 होगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि मतलब कि m1 अनुपात m2 में बांटता है तो x y, तो इसी फार्मूला पे निकालते हैं, m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2, y बराबर m1 + y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2। इस पर कितना फार्मूला हम लोग बनाए हैं। और देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछे निर्देशांक ज्यामिति में तो 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 होता है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जरूर आएगा, इसको रट लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि मध्य बिंदु का नियामक, तो इस पे देखिए कितना प्रश्न अभी हम लोग अभ्यास कर रहे थे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये पूरा निर्देशांक ज्यामिति इतना ही फार्मूला के इर्द गिर्द घूमता है।
सबसे ज्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में मिलेगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एस, टेन थीटा पी बाई बी, और साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा आपका सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये आपको क्लियर समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये सभी फार्मूला है जो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, यहाँ से खूब प्रश्न आएगा। त्रिकोणमिति तो सीधे सीधे फार्मूला का ही खेल है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर वो 1, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला आपको याद कर लेना है। देखते चलिए, सिर्फ 2-3 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में फार्मूला घूमते रहेगा। ये जो मैं बता रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एस, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक तो साइन का उल्टा, सेक तो आपके कॉस का उल्टा, टेन तो कॉट का उल्टा, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है कौन किसका उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जो यहाँ पे दिया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, ये तो याद कर जाइए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, टेन आपका 0 तो 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 अपरिभाषित। तो ये 3 आपको याद रखना है। बाकी तो साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट आप निकालेंगे, लेकिन ये रट जाइएगा, इसके बिना काम नहीं चलने जा रहा है। ये सभी अभी हम लोग ऊपर चर्चा की है। इस तरह एंगल 90 हो, टेन कॉट का पेयर हो, बाटा में हो तो 1 होता है, माइनस में हो तो 0 आंसर होगा। ऐसा कितना प्रश्न हम लोग अभ्यास किए हैं, ये सभी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 2 फार्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा फार्मूला है नहीं, यहाँ पे मतलब कि हाइट डिस्टेंस में, इसमें तो सिर्फ अवनमन कोण आप जानते हैं ऊपर बनता है और उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे बनता है। अब वृत्त में आइएगा, वृत्त में काफ़ी ज़्यादा फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देंगे। देखिए वृत्त छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटे, जैसे ये देखिए वृत्त को 2 बिंदु पर काट रहा है तो वृत्त की छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को सिर्फ 1 बिंदु पर काटे वो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और अंतःवृत्त तो जब त्रिभुज के मतलब कि ये वृत्त जो है अंतःवृत्त है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण पर तीनों भुजा से मतलब स्पर्श कर रहा है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई समान होती है। जैसे यहाँ पे वृत्त के बाहरी बिंदु था, इससे 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। ये क्लियर आपको समझना है, ठीक है। त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करती है, मतलब कि जो बहिर्वृत्त होगा वो त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करेगा। और प्रत्येक त्रिभुज के 3 बहिर्वृत्त हो सकते हैं, ये याद रखेंगे। मतलब बाहर 3 वृत्त हम लोग खींच, जैसे एक त्रिभुज पर देखिए 1 2 3 वृत्त हम लोग खींच सकते हैं। और ये आपको समझ में आ गया कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, इससे तो खूब प्रश्न पूछता है, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों की लंबाई समान होता है। वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इस पे भी कई प्रश्न हम लोग बनाते हैं। 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब 2 वृत्त यहाँ पे जो एक दूसरे को नहीं छूता है, कहीं पे भी स्पर्श नहीं कर रहा है, तो इस पे हम लोग 4 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में आएगा। बाह्य स्पर्शी वृत्त पर 3 उभयनिष्ठ, देखिए बाह्य रूप से कोई वृत्त स्पर्श करे तो इस पर 3 उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग कई प्रश्न की चर्चा किए हैं ऑब्जेक्टिव में, कल भी और आज भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बस यही था, 2-3 कॉन्सेप्ट था कि वृत्त के बाहरी बिंदु से तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त पर कोई बिंदु हो तो 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो तो 1 भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। और पूरा वृत्त पे तो अनंत खींच सकते हैं। बस यही 2-3 कॉन्सेप्ट है। यहाँ से रचना तो आपको बनाना होता है, इसके लिए आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, आज अलाउ रहता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पूरा तो मेंसुरेशन में ही फार्मूला है ज़्यादा। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², ये आपको क्लियर समझना है। अच्छा यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, यहाँ पे चलिए वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², आपसे पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 πr², चाप की लंबाई θ/360 2πr। कई बार हम लोग पढ़ चुके, तो चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा। वृत्त की परिमाप पूछेगा तो 2πr, ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीधे सीधे मैं सिर्फ वही फार्मूला बता रहा हूँ जो आज एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। अब चलिए यहाँ पे घनाभ में देखेंगे एक बार, मैं नीचे की तरफ थोड़ा देख ले रहा हूँ कि अलग अलग फार्मूला दिया गया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे दिया गया अलग अलग फार्मूला। चलिए यहाँ पे देखते हैं घनाभ, ये है आपका क्या, घनाभ है। देखेंगे ध्यान से, घनाभ का आपसे पूछेगा आयतन तो LBH, रट जाएंगे, ये तो पूरा फार्मूला याद रखिएगा। घनाभ का आयतन LBH, जहाँ L क्या है, लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LP + BH + LH। विकर्ण की लंबाई √L² + B² + S²। तो घनाभ में ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। घन अगर आपसे पूछे तो ये घन है। घन का आयतन तो भुजा का Q होता है, मतलब इसका भुजा मान लीजिए A है तो AQ। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। विकर्ण की लंबाई √3 है। तो इस पे कई मतलब कि प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ये 3 फार्मूला याद रखेंगे। मेंसुरेशन में तो सारा फार्मूला ही है। अब देखिए बेलन से पूछेगा प्रश्न, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये बेलन का आधार है, तो ये देखिए वृत्त है तो ये πr²। आधार की परिधि तो वही वृत्त वाला फार्मूला लगेगा 2πr। बेलन का वक्र पृष्ठ तो 2πrh, रट जाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr² + 2πrh, या 2πr कॉमन ले लेंगे तो r + h। बेलन का आयतन तो πr²। तो ये सभी फार्मूला रटते चलिएगा। चलिए शंकु में आपसे पूछेगा कि आधार का क्षेत्रफल तो πr, क्योंकि यहां पे भी आधार में वृत्त है तो πr होगा आपका, πr² मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। शंकु के आधार की परिधि तो वही वृत्त वाला फार्मूला का यूज करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो πrl + πr² मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, या πr × l + r। शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 πr²। गोला में पूछेगा आपसे संपूर्ण पृष्ठ तो 4πr²। और गोला में देखिए वक्र पृष्ठ भी पूछेगा तो 4πr, क्योंकि गोला में वक्र पृष्ठ नहीं होता तो अर्धगोला हो जाएगा। और गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3 πr3। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2πr², अर्धगोला है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ तो 3πr²। अर्धगोला का आयतन 2/3 πr3। तो ये पूरा आपको फार्मूला रट जाना है, रोक रोक कर 2 बार 3 बार दोहरा कर रट जाइएगा। शंकु का आपसे पूछे कि शंकु का आयतन, ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है आपसे कि बाल्टी वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे गोला वगैरह दिया था, आधार दिया था, शंकु दिया था, ठीक है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सभी चीज़ें यहाँ पे देखिए शंकु का है। यहाँ पे ऊपर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे शंकु, अब कह रहा है छिन्नक, यहाँ पे देखिएगा छिन्नक का मतलब कि आयतन, तो ये बाल्टी है तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बाल्टी का आयतन पूछेगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे। वक्र पृष्ठ तो ये यहाँ पे। शंकु अपने से पूछेगा, बाल्टी वगैरह नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सब्जेक्टिव में एक बार देख लेंगे बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैसे प्रश्न बनेगा बताया जा रहा है, हमको प्रश्न पे फोकस नहीं रहना। सीधे माध्य पूछे तो माध्य होता है आंकड़ों का औसत, तो माध्य। और जब भी माध्य निकालने के लिए पूछेगा, ऐसे वर्ग चिन्ह पूछेगा तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, ठीक है, ये सब फार्मूला याद रखेंगे। माध्य निकालने के लिए पूछेगा तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, जो ये तो मैंने बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग चिन्ह तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 और गुणनफल। और माध्य क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। बहुलक पूछेगा तो बहुलक वही होता है जिसकी मतलब कि जो सबसे अधिक बार आया हो, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आगे। माध्यक पूछेगा तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे और जो बीच में आएगा वो माध्यक होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं और सभी जो भी फार्मूला है, अब तो कम ही फार्मूला होगा। माध्यक का सूत्र यही होता है L + n बटा 2 - CF बटा F गुना H, जहाँ L क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N क्या है प्रेक्षण की संख्या, CF क्या है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H क्या है वर्ग माप। तो ये आपका फार्मूला होगा। इस फार्मूला पे देखिए कितना प्रश्न आया था, रट जाइएगा। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। चलिए प्रायिकता में देखिएगा कि प्रायिकता में है किसी घटना का घटित होने की निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और निश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में हो सकता है, और घटना की प्रायिकता ना ही 0 से छोटा होगा ना ही 1 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है। और किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका योगफल कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता क्या होता है, तो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल परिणाम की संख्या। और यहाँ पे ये समझ करके किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। और बाकी सिक्का वाला प्रश्न मैं आपको सिखा ही रहा था, सिक्का में कुल परिणाम 2 होगा, 2 सिक्का को उछालेंगे 4,
50 में 52 पत्ता आप जानते हैं। और फिर आपका अगर ए थे पासा वगैरह में पूछेगा तो कुल परिणाम 6, 2 पासा होगा मतलब कि उछालेंगे तो 36। तो ये सभी पूरा मैंने 15 चैप्टर तक का फार्मूला आपको करा दिया। इसको 1 से 2 बार जरूर देख कर जाइएगा। और जो भी मैं प्रश्न कल शाम में कराए हूँ और अभी जो जिनका भी तो द्वितीय पाली में एग्जाम, उनको तो 2 बार 3 बार देख कर जाना। और फार्मूला को रोक रोक कर जहां जहां फार्मूला आ रहा है उसको याद कर जाइएगा। तो आज भी आपका मैथ का एग्जाम है। मैथ का एग्जाम आपका बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।